आई एम रेडी टू टेक योर क्वेश्चंस। आनंद भैया, जब आपका जो क्रम रन किया था 7 से 8 कर दिया गया, इसको क्या लगता है कि इसमें कौन दोषी होगा, पार्टी या फिर? नहीं, इसमें दोषी देखिए 7 से जो 8 कर दिया गया, इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा और ध्यान देना चाहिए था। ये चीज पहले रूप में ही प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था, लेकिन फिर भी इसमें जो बदमाशी की गई है, ये उस प्रत्याशी से बदमाशी करी गई है और उसके आकाओं से बदमाशी की गई है कि जिन्होंने अपना असली नाम नहीं डाला, वो अपने नाम में वो आनंद कुमार मिश्रा में अपने नाम को डबल ए कर देता है ताकि वो अल्फाबेटिकली पहले आ जाए, न के ऊपर बिंदी लगाता है और हर वो प्रयास करता है जिससे कि किसी न किसी टेक्निकल रीजन से अपने नाम को ऊपर ला सके। तो इस पे मैं बोलता हूँ, इस पे एफआईआर होना चाहिए, इस पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और इस आदमी को जेल जाना चाहिए और उसको करवाने वाले को भी जेल जाना चाहिए कि जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इलेक्शन जैसे पवित्र क्या कहें, एक इलेक्शन जैसे पवित्र जो आयोजन है उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है और खिलवाड़ कर रहा है। आप एजेंडे की बात कर रहे थे, मेरे देखिए मेन मुद्दे बहुत सारे हैं। मैं आपको ये विकसित बक्सर हमारा संकल्प जो है ये मैं आपको हैंड ओवर करूंगा, आप देखिएगा। मैं आपको ब्रॉड लाइंस में बता देता हूं कि हमारे जो मुद्दे हैं, ये एक तो जो मैं ब्रीफली सबको बताता हूं वो ये है कि मैं अवसर क्रिएट करूंगा। यहाँ पे आप जीवन में जो करना चाहते हैं उसके लिए आपके लिए अवसर क्रिएट होगा। मोटे मुद्दे अगर आप हमसे बात करेंगे कि हम नागरिक सेवा अनुप्रदान का जो है, जितने भी हमारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी हमारे सरकारी प्रोग्राम्स हैं जो जमीन तक नहीं पहुंच पाती, उसका बेस्ट इंप्लीमेंटेशन कराने की जिम्मेदारी मैं लूंगा। ये भी इंश्योर करूंगा कि जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो जमीन तक पहुंचे। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था जो है वो बेस्ट, मैं कहता हूं आपको, मैं एक आदर्श कानून व्यवस्था बनवा के आपको बक्सर में प्रोवाइड कराने वाला हूं। स्पेशली हमारे जो व्यवसायी बंधु हैं, जो वाणिज्य के साथ जुड़े हुए बंधु हैं, जो किसी एक पार्टी विशेष के लिए किसी दिल में एक जगह रखते हैं, उन्हें ये समझना बहुत मैं उनके लिए अपील करूंगा कि आप ये समझिए कि आपकी सुरक्षा का बेस्ट दायित्व कौन ले सकता है, क्योंकि आप जमीन पे आपको सुरक्षा चाहिए, किसी पार्टी विशेष से सुरक्षा आपको नहीं मिलता। और युवाओं को बहुत प्रभावित किया है, ऐसा क्या है कि अभी एक बुजुर्ग वर्ग को प्रभावित नहीं कर रहा? नहीं, ऐसा नहीं है भाई साहब, मैं बताऊं, ये एक नैरेटिव अगेन बनाया गया है कि युवाओं को प्रभावित। आप आइए हमारे साथ जमीन पे, आप देखिए वृद्धों को, देखिए जो बुजुर्ग हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी लड़कियां बच्चियां हैं, आप आके जमीन पे देखिए किस तरह से मुझसे जुड़ते हैं, रोते हैं, मुझे बिलखते हैं, पकड़ लेते हैं, गले लगा लेते हैं। युवा आपको नजर इसलिए आता है कि वो इंजन है समाज का, वो आगे आगे चलता है, वो नारे लगाता है, वो दिखाई देता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ बहुत छोटा परसेंटेज है जो कि डेडिकेटेड सो कॉल्ड आपके कार्डर्स होते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी है किन्हीं पार्टियों के झंडे उठाने में। वो अब डरते हैं इस बात से कि पूरी जिंदगी जिस आइडेंटिटी के साथ बिता दी, अब लास्ट में कहीं वो परिचय ना छिन जाए, इसलिए अनमने भाव से। कल शाम की एक मीटिंग में आपको बताऊंगा, एक शाम की कल मीटिंग में एक भाई साहब जो कि कहते हैं कि मैं दिया छाप के टाइम से हम साथ में हैं, जनसंघ के टाइम से साथ में है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मैं सिर्फ इसलिए आप साथ में हूँ क्योंकि हम अब क्या करें, कहाँ जाए, इतने साल का परिचय कहाँ नष्ट करें। हमारे बुजुर्ग भी हमारे साथ है, क्योंकि हमारी बात यही है भाई साहब, आपको बताऊं कि बच्चों की पढ़ाई, युवाओं की कमाई और बुजुर्गों की दवाई, ये सारी जिम्मेदारी हमने ली है और सारे वर्ग को हम साथ लेके चल रहे हैं। आप ये आबादी की बात करें तो महिलाओं के लिए मेरे पास सारे एजेंडे जिसकी मैं बात करता हूं आपको, इसमें महिलाएं सम्मिलित हैं। और इसमें मैं बताऊं स्पेशली महिलाओं के लिए, जो आप देखें कि नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी में जो उनको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, वो चाहे एक बेसिक आप सैनिटेशन फैसिलिटीज कह लीजिए, आप जब बाजार में जाते हैं आप बेसिक सैनिटेशन फैसिलिटी कर लीजिए, आप गंगा में नहाने देखिए इतनी महिलाएं आती है, आप आइए रामरेखा घाट पे देखिए कपड़े बदलने का फैसिलिटी नहीं है। ऐसी छोटी छोटी चीजों से लेके उनके जो स्वास्थ्य के इश्यूज है, महिलाओं की पढ़ाई की इशू है, आप ये अगर सर्वे रिपोर्ट्स कुछ उठा के देखेंगे तो हार्डली 33% से ज्यादा लड़कियां नहीं है हमारी जो 10वीं के बाद पढ़ने का मौका मिल रहा है उनको समाज में। तो हमारे इतनी बड़ी एक 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जिनको पढ़ाई का मौका नहीं मिल रहा है, उनके लिए क्यों ना हर ब्लॉक में हमें कॉलेज खोल सके, जहां से कि हमारी बेटियों को दूर जाने का झमेला ना सहना पड़े और हमारे जो पेरेंट्स या जो बुजुर्ग हैं उनको ये तकलीफ ना हो कि बच्चों को बाहर कैसे भेजें। इसके साथ साथ उनकी सुरक्षा के बारे में हमें काम करना है। हमारे यहाँ पे बक्सर में आपको जान के हैरत होगा इस बात को, अभी भी हम कहीं ना कहीं अंडर एज मैरिजेस हो रहे हैं। हमारे समाज में आज भी बाल विवाह की प्रथा चल रही है जो कहीं ना कहीं दबी हुई है। ये मेरे नजर में आया है, कम उम्र में शादी हो रही है, बहुत कम उम्र में बच्चे हो रहे हैं, इससे स्वास्थ्य रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, सामाजिक इश्यूज आ रहे हैं
और इन हमारी जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उनको बढ़ने की प्रॉब्लम्स बहुत, मतलब कि वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। सिलाई कढ़ाई करके बच्चियां जो है उनको उतने में करके शादी करा दी जाती है। उसके अंदर छुपा एक फैशन डिजाइनर हो सकता है, इस पे किसी का चर्चा नहीं है। हमारी बेटियां अच्छा स्पोर्ट्समैन है, लेकिन उनके पास एक खेलने का सुविधा नहीं है, प्लेग्राउंड नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें हम महिलाओं को साथ लेके चलते हैं। और सिर्फ महिलाएं नहीं, मैं दिव्यांग जो हमारे समाज के हैं, मैं उन पे भी ध्यान रखा हूँ। हमारे बाकी और भी समाज के अलग अलग वर्ग, फॉर एग्जाम्पल शिक्षक, शिक्षक पे मैं उनका बता रहा हूँ। मैं इस अपने चुनाव के बाद मैं उनका माउथ पीस होकर निकलने वाला हूँ। जब तक आप शिक्षा सुधारने के लिए शिक्षक की अवस्था नहीं बेहतर करेंगे, अब हमारा शिक्षा नहीं सुधर सकता। इस तरह से मैं समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलता हूँ। इसीलिए मैं कई बार आपको कहा कि हम निर्दलीय नहीं है, सर्वदलीय। 25 को माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो क्या लगता है इससे आनंद मिश्रा का वोट बैंक पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। देखिए, इससे क्या होगा, माननीय प्रधानमंत्री एक पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो आएंगे, अपने विजन्स के बारे में बात करेंगे। वो पहले भी आए थे, लगभग हर 5 साल में एक बार आते हैं। जब चुनाव आता है वो हर 5 साल में एक बार आते हैं और अपने जो प्रत्याशी होते हैं उनको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्रत्याशी अभी इतने कमजोर हैं कि वो सपोर्ट से नहीं होगा, मुझे लगता है, क्योंकि लोगों ने यहाँ मन बना लिया है, लोग समझ चुके हैं। और जो जो लड़का जमीन पे इतने दिन से मेहनत कर रहा है, गांव गांव जा रहा है, घर घर जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, लोग उनको देखने जाएंगे, उनका रिस्पेक्ट करेंगे, सादर उनको प्रणाम करेंगे। और उसके बाद वो उनके लिए एक अच्छी यादगार रखेंगे कि हर 5 साल में जब हमारे प्रधानमंत्री आते हैं तो इस बार 5 साल में जो बच्चे बड़े हो गए उनसे उनकी मुलाकात हो जाएगी। बस इतना। आपको उठा ले जाए। नहीं, ऐसा नहीं बोले। वो तो देखिए, मैं मानता हूँ कि वो तो हमारे लिए स्टार प्रचारक के रूप में आए थे, मैं यही मानूंगा, क्योंकि उन्होंने कोई धमकी नहीं दी। उन्होंने कहा कि आप ध्यान से सुनिए बात को, ये जो कुछ इनके जो मीडिया सेल वेल है ना, और ये जो जो झूठ पे चलते हैं, है ना, और बुढ़िया माई ले जाएगी, बाबा बाप के बोरा में भर के ले जाएंगे, ये जो कहानियां चलाने वाले जो लोग हैं, मैं ऐसी बातें क्यों कह रहा हूँ जो बचपन की बातें, क्योंकि ये सारे बचपना कर रहे हैं, इसीलिए बचपन याद दिला रहा हूँ कि ऐसी बातें नहीं। उन्होंने क्या कहा कि इनका वहां पे घर है, इनको मैं वहां ले जाऊंगा। तो ये मैं बताऊं कि देखिए, असम की जनता जो है मुझसे बहुत प्रेम करती है, बहुत सत्कार और आदर करती है। मेरा भाव भी उनके लिए वैसा है, क्योंकि हमने साथ किया है, काम किया है वहां पे, और इसके लिए उतना ही है। और ये यहाँ के लोगों के मन में एक होता है ना कि आप दुविधा क्रिएट करने के लिए ये चले जाएंगे। भाई साहब, मेरा ना कौन सा असम में घर है, अगर है तो मेरे चाबी मंगा दीजिए घर के, मैं एक बार घूम के तो आओ, देखिए कि मेरा घर कौन सा है वहां पे। ये दूसरी देखिए बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा वॉल्यूम कम कराओ ना, कि मैं आपसे यही बताना चाहता हूं कि आप इस बात पे कि लोगों को बरगलाने के लिए कहा गया है, उनके कार्यकर्ता में ये दम भरने के लिए कहा गया है कि आप डरो मत, इनको हम ले जाएंगे, ये चले जाएंगे, जबकि उन्हें पता भी नहीं है कि हम जनता ने मन बना लिया है, बक्सर ने मन बना लिया है, जब सब आपकी बक्सर जीत रहा है, और हम यहाँ से सिर्फ संसद तक जाएंगे और हम रहेंगे यहीं पे। और प्रचार करने के लिए बड़े-बड़े नेता बड़े-बड़े जिस तरीके से नेता आ रहे बीजेपी का प्रचार करने के लिए, क्या लगता है बीजेपी डर गई या नहीं? ये डरने की बात नहीं है, लेकिन उन्हें अपना बीजेपी का नहीं पता, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जो प्रत्याशी उन्होंने अपना हार मान लिया है, इसमें कोई शक नहीं। वो हार मान चुके, उनको पता है कि वो चौथे 5वें नंबर पे आएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने जिस तरह का वक्तव्य दिया, क्या लगता है वो लिखित था? हाँ, वो लिखित था, उनको गलत फीड किया गया था, लेकिन उन्होंने तो खुद कहा, देखिए आप मेरे स्टार प्रचारक मैं क्यों कह रहा हूँ, वो खुद कह के गए कि असम में तो इसके पास पैसे है नहीं, कमाया नहीं है, तो मेरी सच्चाई, मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेशन करके गए, है ना। और उसके बाद का जो एड ऑन है कि एजेंट है, ये है, ये सब पॉलिटिकल वक्तव्य है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को अच्छे से पता है मैं कैसा आदमी हूँ, उनको पता है कि वहां पे भी मुझे कितने तरह की कितनी चीजें करी गई। मैंने कभी भी अपने आदर्शों से और अपनी अपने अंतःकरण से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ये उनको अच्छे से पता है कि मैं कौन हूँ। वो सिर्फ अपने जो जैसे वो 400 पार का नारा चल रहा है ना, वो क्या है, वो होने वाला थोड़ी है। ये इसलिए है कि आपके लोगों को संबल मिले, है ना, संबल मिले कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम मतलब हम मजबूत हैं, तो इसलिए किया जा रहा है। लेकिन ये बक्सर की जनता अब यहाँ बेवकूफ बनने वाली नहीं है। पिछले कई सालों से हम लोगों को बेवकूफ बनाया गया, अब की बार हम अपनी नियति का फैसला हम खुद करें। 15 मिनट वक्तव्य में 3 मिनट तक उन्होंने आपका ही जिक्र किया है, तो क्या लगता है इसको लेकर कुछ असर पड़ा है? नहीं, कुछ असर यही पड़ा है कि उन्होंने हमारा स्टार प्रचारक का काम किया, लोग अब समझ गए हैं कि चुनाव कौन जीत रहा है। आखिरी कुछ सवाल, देखिए बक्सर के विकास के लिए मेरे मुद्दे जो है, जो भाई साहब ने शुरू किया, बीच में रख दिया था, किसान, और किसान के विकास के लिए, किसान का तो देखिए पूरा का पूरा कृषि का जो इशू है,
आप बेसिक देख लीजिए, यहाँ से चकबंदी के प्रॉब्लम से शुरू होता है, जहाँ पे आप जमीन, हम जब हरित क्रांति का सपना लेके मैं भी आया हूँ किसानों के लिए, लेकिन यहाँ चकबंदी, लैंड रेवेन्यू, लैंड रिफॉर्म्स के जो इशू है, ये इस पे हम जरूर, इस पे भी हम स्टार्ट यहीं से करेंगे। और राइट फ्रॉम जो बेसिक एजुकेशन और बेसिक गाइडेंस है जो हमारे किसानों के पास, आप यहाँ पे खाद भर देते हैं लेकिन उनको सब ठीक से समझाते भी नहीं, कौन सा खाद कैसे डालना है, कौन सा हमारा जो बीज है, सही सही क्वालिटी का बीज कहाँ से लाना है, कैसे उसको यूज करना है, वहां से प्रॉब्लम शुरू होता है। नहर का प्रॉब्लम देखिए, नहर खुदे हैं आधे नहर, पानी नहीं आता नहर में। आपके पास बिजली का प्रॉब्लम है, आप सिंचाई जब करने जाते हैं, आप बिजली के प्रॉब्लम से आप अपनी ठीक से सिंचाई नहीं कर सकते। जो एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस का इशू चल रहा है वो तो एक साइड में चल रहा है, जिसके चलते उन्हें बार बार तकलीफ का सामना करना पड़ता है। इसके साथ आप देखिए कि आप जब कटाई कर भी लेते हैं तो आपके पास रखने का, आपके पास स्टोरेज फैसिलिटी भी नहीं दिया गया हमारे किसानों के लिए, कोई ऐसा सिस्टमेटिक व्यवस्था नहीं है, कोऑपरेटिव सिस्टम्स हमारे खेतों के लिए इस तरह से आज तक हम डेवलप नहीं कर पाए कि एक समूह किसानों का मिलके इस तरह का ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ काम कर सके। तो स्टोरेज का इशू है। उसके साथ आपको पता होगा कि हमारे पास मंडी तक नहीं है हमारे किसानों के लिए, जहां जाके वो अपनी सही उचित मूल्य में अपना सामान बेच के आ सके। स्टोरेज नहीं होने और मंडी नहीं होने कारण से अभी रिसेंटली मान लीजिए जो गेहूं का कटाई हुआ, लोग 2200 रुपए में अपनी गेहूं बेच के आए हैं, जो कि थोड़े दिन रख लेते तो हो सकता है 3700 4000 तक का उनका रेट जा सकता था। अब इतना ज्यादा जो नुकसान हुआ किसान का, तो ये पूरा जो हमारा किसान के लिए एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कागज में सब दिखता है, जमीन पे नहीं है। तो यही मैं शुरुआत में आपसे जो कहा कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, स्कीम्स हैं, उनको किस तरह से हम धरातल पे ठीक से ला सकते हैं, इस पे हम काम करेंगे और इसमें किसानों का बहुत बहुत बड़े लेवल पे इनके लिए ये हेल्पफुल हो। चौसा के दरमियान में जिस तरह से किसानों पर वार किया गया, लाठीचार्ज किया गया, घर में घुस कर, तो क्या कहिएगा? नहीं, देखिए ये डेफिनेटली गलत है कि किसान जो अपनी जमीन के लिए, किसान या तो अपनी जमीन हो या वहां पे काम करता हो और उसके ऊपर ही लाठी चले, तो ये कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है किसानों के बीच या वहाँ के लोगों के बीच और प्रशासन के बीच। कोई है जो कि बीच में इसमें अपनी रोटियां सेक रहा है, और जिसका मैं आपको आश्वासन देता हूं, मैंने पहले भी बताया है कि मेरे यह एमपी बनने के बाद ये मेरा प्रायोरिटी प्रोजेक्ट होगा कि ये जो चौसा का इशू चल रहा है, इतना अच्छा एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट, और वो डेवलपमेंट के नाम पे हमारे लोगों का शोषण जिस तरह से होने लगा या जिस तरह से लोग अपने ही घर में पिटाई खाने लगे, ये गलत मैसेज जाता है। यहाँ कोई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे, ऐसा होने से डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हम काम करेंगे और इसमें जो भी दोषी है, आई अश्योर यू कि एमपी होने के बाद हम उचित कार्रवाई करके उसके ऊपर जो भी पनिशमेंट होना चाहिए उनका जरूर होगा। अभी समय अच्छा, आप पास में यस, देखिए युवाओं की जो बेरोजगारी बढ़ते नहीं जा रही है, मैं बता रहा हूँ आपको, युवाओं के पास अपॉर्चुनिटीज खत्म होते जा रही है, अब उनके पास अवसर खत्म होते जा रही है, क्योंकि युवाओं को चाहिए झंडा ढोने के लिए। यहाँ के लोग, यहाँ जो हमारी नेतृत्व है, ये युवाओं को चाह रहे हैं कि ये मजदूरी करे, यहाँ फैक्ट्री नहीं आने देंगे, यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं उठने देंगे, सिर्फ प्रोमिसेस होंगे 1 लाख 2 लाख 10 लाख एम्प्लॉयमेंट देने की, उस पर काम नहीं होगा, और ये सारे पॉलिटिकल डिक्लेरेशंस है, इसीलिए ये प्रॉब्लम है। मैं बताता हूँ जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जब तक एजुकेशन सिस्टम रेलेवेंट एजुकेशन नहीं होगा, मतलब आपकी जो शिक्षा व्यवस्था है, जब तक शिक्षा व्यवस्था आपके जो करियर के साथ जो मैचिंग नहीं होगा, मतलब एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच डेवलपिंग एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब आप रोजगार पाने योग्यता जो है, एक जो स्किल गैप है बीच में, जो यहाँ पे एक कुछ ऐसे गुण होते हैं कि सिर्फ आप देखिए, पढ़े लिखे बेरोजगार जो घूमते हैं, तो जो पढ़े लिखे लोग और रोजगार के बीच का जो गैप है, उसको हमें भरना है। इसलिए मैं काफी सारे स्किल डेवलपमेंट पे काम करने वाला हूँ। मैं स्पेशल कम्युनिकेशन स्किल्स जो उनके, उस पर काम करने वाला हूँ। उनके लिए जो कुछ स्पेशल कोर्सेस लेके आने वाला हूँ, जो कि उनको मार्केट के लिए तैयार करेगा, उनको उनकी क्षमता के हिसाब से सही जॉब में प्लेस करने के लिए तैयार करेगा। अब ठीक है, देखिए बक्सर की चिकित्सा को सब देख रहे हैं, बक्सर की चिकित्सा को आज हम लाशों में देख रहे हैं। अब देखिए बक्सर की चिकित्सा के नाम पे सिर्फ रेफरल्स होता है, कुछ एक प्राइवेट यहाँ पे सिर्फ हॉस्पिटल से जहाँ थोड़ा बहुत सपोर्ट लोगों को मिल रहा है, बस मिल रहा है। अदरवाइज यहाँ पे सरकारी व्यवस्था में आप देखा जाए तो ये खत्म है, यहाँ पे सिर्फ रेफर किया जाता है। मैं तो इनफैक्ट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग वर्किंग मॉडल की ये रेफरल सिस्टम भी खत्म हो जाना चाहिए, और ये खत्म होगा, क्योंकि अगर रोज आपको हर केस को रेफर करना पड़ता है तो उसका करेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे जो भी आदमी हॉस्पिटल पहुंचा, उसका मौत या तो किसी एम्बुलेंस में होता है या किसी बाहर के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले होता है। तो ये इस पे बहुत ज्यादा काम, तो मेरा इनफैक्ट प्रायोरिटी है स्वास्थ्य व्यवस्था। आखिरी 7 दिन बचे हुए हैं,
जनता को आप क्या अपील करेंगे? जी, जनता से क्या कहेंगे? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि आखिर 7 दिन बचे हुए हैं, लोग यहाँ आपको बरगलाएंगे, लोग आपको इनफैक्ट मेरा हो सकता है कि एआई से वीडियो भी बना के कुछ ऐसी आपके सामने पेश कर दिया जाए कि भाई कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो ऐसा हो रहा है, इनको सपोर्ट। आप बिल्कुल मेरी बात, मैं भी आके अगर आज से कोई भी नेगेटिव बात करता हूँ मत मानिएगा, तो मैं नहीं हो सकता हूँ। हम लड़ाई में आगे हैं, हम जीत रहे हैं, हम पूरी तरह से लड़ाई में हैं। मैं बस आपसे यही कहूंगा कि ये मारीच यहाँ पे हुआ करते थे, ये सब मारीच रूपी बन गए हैं यहाँ पे आज के राजनेता, और ये आपको ठगने की कोशिश करेंगे, आपकी पवित्रता, आपकी सरलता को ये एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। तो इससे बचना है और सीधा क्रमांक संख्या 8 पे सेव निशान पे हमें अपने आने वाले भविष्य को बेहतर करने के लिए उस पर बटन दबाना है, ताकि अगले 5 साल तक आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ, हम साथ मिलकर काम करें और कोई आपको दबा ना सके अगले 5 साल। आपकी रेसिग्नेशन को लेकर लोग क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। भाई साहब, अगर रेजिग्नेशन क्लियर नहीं हो पाते, रो क्लियर है, ये जो कुछ पार्टी के लोग चला रहे हैं ना, वो क्लियर नहीं हो पा रहे। और थोड़ा कॉमन सेंस भी होता ना, उनमें पढ़ाई पे ध्यान दे दिया होता तो मुझे लगता है वो जीवन में कहीं सेटल होते हो। मेरे रेजिग्नेशन, अगर मेरा रेजिग्नेशन नहीं होता, मेरा नॉमिनेशन नहीं एक्सेप्ट हुआ होता, आप समझिए इस बात को, मैं यहाँ पे नॉमिनेशन नहीं हुआ होता, मैं यहाँ इलेक्शन लड़ नहीं रहा होता। तो ये एकदम गलत बात है। राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन है भाई साहब, और आपको क्या चाहिए? तो इसको लेके ये सब बेकार बातें, ऐसी अफवाहें उड़ेगी, ध्यान अभी ये सभा को थोड़ा और वाइंड अप नहीं कीजिएगा, बाकी और भी हाँ नहीं तो मेरा वाइंड